जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात हुई थी पुरापाषाण काल के बारे में, और जहां आपसे हमने निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में बात की थी। और ये पूरे पुरापाषाण काल की एक सामान्य विशेषता शिकार थी। और हम देख रहे हैं कि भले से इस काल में हमें जीवाश्म नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के विकास के आधार पर हम इस काल को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किए हैं। जैसे उपकरणों के विकास में आपने चापर, चापिंग, पेबुल, हैंड-एक्स, फिर फलक संस्कृत को, और फिर कहीं न कहीं ब्लेड संस्कृत को देखा। ठीक इसी प्रकार इससे पहले लोग नवपाषाण काल का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बीच में एक गैप दिखाई पड़ रहा था, और इस गैप को कहीं न कहीं पूरा करने का कार्य बर्किट, टाड और सीएल कार्नाइल महोदय ने किया था। इन लोगों ने कहीं न कहीं मध्य पाषाणिक बहुत सारे स्थलों की खोज की, और इस खोज ने पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के गैप को भर दिया। जो रिक्त स्थान था उसे भरने में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो मध्य पाषाण काल में है, क्योंकि जिसकी समयावधि अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो रही है, जो कि एक संक्रमण काल है पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में। यही वजह है कि उच्च पुरापाषाण काल के कुछ लक्षण हमें मध्य पाषाण काल में दिखाई पड़ते हैं, और वहीं मध्य पाषाण काल का कुछ प्रभाव मुझे नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। और जो हम मध्य पाषाण काल का हम लोग जो अध्ययन करेंगे, ये 2-3 दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि कभी हो सकता है कि 150 या 250 शब्द लिखने के लिए आपसे मेंस में पूछ लिया जाए कि मध्य पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी, उस पर प्रकाश डालिए। या दूसरे टाइप का प्रश्न से फैक्चुअल पूछा जा सकता है कि पशुपालन किस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी, तो जैसे मध्य पाषाण काल की थी। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कभी कभी हो सकता है मध्य पाषाणिक स्थल और राज्य दे करके वो आपसे प्रश्न पूछना चाहें, तो इस तरीके के प्रश्न भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इससे भी अच्छा प्रश्न बन सकता है कि वो मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से कुछ हमें पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, और उस सामग्रियों के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज कुछ इन्हीं प्रश्नों पर हम लोग बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है मध्य पाषाण काल, और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? मध्य पाषाण काल। तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, समझने का जिसका 3 आधार हम मानते हैं। पहली बात तो इसके उपकरण पर हम लोग बात कर लेंगे, आगे हम इसके प्रमुख प्रसार क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, और फिर हम इनकी विशेषताओं पर बात करेंगे। हम देख रहे हैं विशेषताओं पर बात करेंगे। देखिए, परिवर्तन तो आया, चूँकि 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन का पूरा प्रभाव मानव की गतिविधियों पर पड़ा, गतिविधियों सहित शारीरिक संरचना पर भी पड़ा। और यह बात मुझे इस काल के उपकरणों से समझ में आती है। जैसे हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी जो समयावधि है, लगभग 10,000 BC से हमने बताया था 6,000 BC के आसपास ये जा रहा है। एक विद्वान है सीएल कार्लाइन, इनका महत्वपूर्ण योगदान है मध्य पाषाण काल को प्रकाश में लाने का। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, और इन्होंने जो मध्य पाषाणिक स्थल खोजे, वो स्थल से जो मुझे उपकरण मिले
वो बहुत माइक्रोलिथिक थे, यानी कहा जाए कि लघु पाषाण एक उपकरण थे। और एक प्रश्न यहाँ से उपकरण थे, और यही वजह है कि मध्य पाषाण काल को यानी लघु पाषाणिक उपकरण किस काल में प्राप्त होते हैं, एक प्रश्न बनता है, और वह होता है मध्य पाषाण काल में। जो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं वो किस काल की विशेषता है, मध्य पाषाण काल की विशेषता है। यहाँ पर मुझे बड़े छोटे उपकरण देखने को मिलते हैं। ये उपकरण कैल्सिडोनी पत्थर से अधिकांश बनाए गए हैं, फिर भी चर्ट, जैस्पर और क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरण भी हमें देखने को मिलते हैं। और इस काल के जो प्रमुख उपकरण हैं वो कुछ अर्धचंद्राकार हैं। जैसे हम बात करें, इस टाइप के आपको उपकरण देखने को मिलेंगे। कुछ त्रिभुजाकार आपको उपकरण देखने को मिलेंगे, कुछ सबलंब आपको चतुर्भुजाकार भी उपकरण देखने को मिलेंगे। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हमने कहा कि माइक्रोलिथिक जो टूल्स हैं वो किस काल की विशेषता हैं, मध्य पाषाण काल की। और मध्य पाषाण काल, यह पूछा जाए आपसे, अर्धचंद्राकार या त्रिभुजाकार उपकरण किस काल में बनने लगे थे, मध्य पाषाण काल में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस काल में के लोग जो थे वो कहीं न कहीं फेंक करके औजार मारने की पद्धति को डेवलप किया, जिसे हम प्रक्षेपास्त्र तकनीकी कहते हैं। देखेंगे, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी जैसे हम प्रक्षेपास्त्र तकनीकी कहेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास भी हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है, जिसके तहत हम धनुष, बाण और भाला इनके प्रमुख उपकरण होंगे। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपसे, तो बहुत सारे लघु उपकरण जो हड्डियों के बनाए जाएंगे, हड्डियों के बने होंगे, उनका भी प्रमाण हमें देखने को मिलता है। तो हम देख रहे हैं इस काल में मध्य पाषाण काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, अभी हम लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, पशुपालन है, जिसकी समयावधि 1000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास है। इस काल को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य सीएल कार्लाइन महोदय ने किया, और इन्होंने जो उपकरण, जो स्थल खोजे, वहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए वो माइक्रोलिथिक उपकरण थे। और लघु पाषाणिक उपकरण भी मध्य पाषाण काल की अपनी एक विशेषता बनी। फिर हम देख रहे हैं इस काल के उपकरणों में क्या देखा जाए, जो कैल्सिडोनी, चर्ट, जैस्पर, क्वार्टजाइट के बने हुए थे, लेकिन इसमें कैल्सिडोनी उपकरणों की सर्वाधिकता थी। यानी सर्वाधिक अगर उपकरण प्राप्त हुए हैं तो कैल्सिडोनी पत्थर के हैं। हमने कहा कि इस काल के प्रमुख उपकरणों में अर्धचंद्राकार, त्रिभुजकार, सबलंब आकार के उपकरण पाए गए। लेकिन वहीं हम बात करें कि इस काल के लोगों ने प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास किया, और जिसके तहत धनुष, बाण, भाला जैसे उपकरणों का निर्माण किया। और इस काल के लोगों के संदर्भ में अगर यह भी पूछा जा सकता है कि प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास किस काल में हुआ, तो हम बताएंगे इसका संबंध मध्य पाषाण काल से था। तो
तो इस तरीके से हम इनके उपकरण के बारे में हम लोग बात की है अभी, और इससे एक या दो प्रश्न तथ्यात्मक तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है हमें। आगे हम लोग प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट चल रहे हैं हम प्रसार का क्षेत्र इनका लंबा है। हम कुछ प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे और तरीका यही होगा कि आगे आपको जो शेष और स्थल हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर्वाधिक जो चर्चित स्थल हैं, जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, मतलब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनके बारे में खास तौर पर चर्चा होगी प्रसार के संबंध में। जैसे हम प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में एक स्थल है बागौर जिसे कहते हैं, और तिलवाड़ा। बागौर के बारे में जान लें, ये पूरे मध्यपाषाण जो स्थल है उसमें सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हमने कहा कि पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में प्राप्त होता है? मध्यपाषाण काल में। और कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। ये वही बागौर है जहाँ से हमें पशुपालन का प्रमाण प्राप्त होता है, और इन पशुओं में बकरी और कुत्ता प्रमुख हैं। एक बात और आपको बता दें कि मानव द्वारा पाला गया जो पहला जानवर था वो कुत्ता था, और कुत्ता कहीं न कहीं उस काल के मानवों की कई मामले में मदद भी करता था। जैसे आप देखें तो उनके शिकार करने में उनकी मदद करता था, उनकी सुरक्षा के निमित्त उनकी मदद करता था, और हमेशा कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो कहीं न कहीं वह उनके साथ रहता था। और एक खास बात और जानिए, प्राचीन काल के लोगों ने जिन जिन चीज, चाहे वस्तु हो चाहे पशु हो, उनको जो महत्व दिया, उनका महत्व आज तक बना हुआ है। आज हमारे बीच में देखा जाए तो बहुत मतलब एजुकेटेड लोग भी कुत्ता पाल रहे हैं, अपने घर की सुरक्षा कुत्ता के भरोसे है, और कुत्ता उनके देखा जाए मनोरंजन का साधन है। तो आज भी देखा जाए कुत्ते का महत्व है। तो प्राचीन काल में पाला गया जो पहला पशु था वो कौन था? कुत्ता था। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। लेकिन जिसका प्रमाण हमें राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है पशुपालन देखा जाए, और जो वहाँ पशुपालन का प्रमाण प्राप्त है वो कौन कौन से? बकरी और कुत्ते का है। तो और देख रहे हैं बागौर सबसे बड़ा स्थल। एक मामले में बागौर और भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम बागौर की बात करें तो बागौर का जो स्थल है वहाँ से 3 संस्कृतियों के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। सबसे ऊपरी संस्कृत लौह काल है। कौन सी? लौह काल। अगर हम दूसरे की बात करें, हम लौह की बात कर रहे हैं, ताम्र काल की बात करें, और मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि जो राजस्थान का बागौर है वो कई मामले में महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहला तो यही है कि पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलता है। दूसरा, मध्य पाषाण काल की यह सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ा स्थल है। तीसरा, बागौर एकमात्र स्थल है कहा जाए मध्य पाषाणिक संस्कृतियों में जहां मुझे लौह संस्कृत, ताम्र पाषाणिक संस्कृत और मध्य पाषाण काल का प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को देखना है जो महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तिलवाड़ा भी राजस्थान में ही है, और मिलान करने के लिए कभी हो सकता है राजस्थान और तिलवाड़ा दे तो आपस में आपको क्या करना है? मिलान कर देना है। इसी प्रकार से हम अगले स्थल की तरफ चल रहे हैं, और अगला स्थल है मध्य पाषाण काल का, बड़ा ही महत्वपूर्ण, गुजरात से मिला हुआ है। कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। लटेश्वर के नाम से, और लंघनाज और हीरपुर भी है। तो हम गुजरात में देख रहे हैं। तो गुजरात में लंघनाज और लटेश्वर
महत्वपूर्ण स्थल है। जहां हम लंघनाज के बारे में बात करें, लंघराज से 14 कंकाल प्राप्त हैं और इनमें से 13 कंकाल को मोड़ कर दफनाया गया है। मोड़ कर आप देखेंगे दफनाया गया है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं आपसे कि लंघनाज महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में मिलान करने वाला प्रश्न बन रहा है। यहाँ पर आपसे अगर बागौर पूछा जाएगा राजस्थान, लंघनाज या लटेश्वर पूछा जाएगा गुजरात लगाना है। और आपसे इस तरीके से भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं कि वो कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है जहाँ पर कंकालों को मोड़ करके दफनाया गया है। तो वह उत्तर क्या होगा आपका, लंघनाज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं। आगे हम अगर देखें तो गुजरात और राजस्थान के बाद हम मध्य प्रदेश पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, एक तो पहला स्थल कहते हैं आदमगढ़, और दूसरा भीमबेटका। भीमबेटका आदमगढ़ इसलिए है, हमने बताया था आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और दूसरा अगर देखा जाए भीमबेटका, तो आप देख रहे हैं विश्वशास्त्री महोदय, विश्वशास्त्री वाकड़कर महोदय हैं, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। और इससे पहले वाले में हमने आपसे बात भी किया था कि रायसेन जिले में ये पड़ता है और विश्वशास्त्री वाकड़कर महोदय ने इसकी खोज की। और खोज करने के बाद यहाँ से हमें कुछ शैलाश्रय जो गुफाएं प्राप्त हैं, उनमें हमें निवास, चित्रकारी और चित्रकारी को देख करके कहीं न कहीं उनके सामाजिक जीवन के और के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक खास तौर पर देख रहे हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में स्थित जरूर है, लेकिन यहाँ से मुझे मध्य पाषाण काल के लोगों के निवास स्थान, चित्रकारी की विषय वस्तु से उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कल ही हम लोगों ने चर्चा किया है कि यहाँ पर सर्वाधिक जो शिकार करने वाले जानवर का चित्र उत्कीर्ण है वो बारहसिंगा है। और यह कहा जाए कि भीमबेटका में चित्रकारी की जो शुरुआत थी वो उच्च पुरा पाषाण काल में प्रारंभ हुई, लेकिन यह चित्रकारी मध्य पाषाण काल में आकर के पूर्णतः विकसित हो गई। इसमें विभिन्न तरीके के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। इसमें परिवार का दृश्य उत्कीर्ण किया गया। परिवार का मतलब है वहाँ पर बच्चे और कहीं न कहीं उनके माता पिता का दृश्य, कारवां बनाकर चलने का दृश्य, शिकार करने का दृश्य, नृत्य करने का दृश्य, संगीत करने का दृश्य, वाराह और गणेश, कुछ विद्वान कहते हैं कि वाराह और गणेश का चित्र भी भीमबेटका से हमें प्राप्त होता है। भीमबेटका के बारे में एक बात और भी जान लें आप, भीमबेटका से ही हमें कुषाणकालीन और गुप्तकालीन अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भीमबेटका से काफ़ी कुछ, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है तो आप देखेंगे भाई शैलाश्रय है, चित्रकारी के लिए अपने प्रसिद्ध है। और एक बात और बता दें, चाहे प्रारंभिक चित्रकारी चाहे जैसे की गई हो, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि मध्य पाषाण काल के लोगों को की जो चित्रकारी थी वो मनोरंजन का साधन हो गया, क्योंकि चित्रकारी दीवार के ऐसे ऊपरी भाग पर किया गया है और ऐसे
दुर्लभ स्थानों पर किया गया है जहाँ बहुत सामान्य ढंग से चित्रकारी नहीं की जा सकती है। और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति इसे मनोरंजन के तरीके से काम करे। और हमें लगता है कि उस दौर में कहीं न कहीं चित्रकारी उनके मनोरंजन का एक साधन भी बन गया था, जिसका प्रमाण मुझे भीमबेटका से देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुझे आदमगढ़ और भीमबेटका के बारे में ध्यान रखना है। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में। थोड़ा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम मध्य पाषाण काल को समझें, और बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मध्य पाषाण काल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश मुहैया कराता है। तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे आप लेखहिया की बात करें, चौपानी मांडा की बात करें, प्रतापगढ़ में पड़ता है सराय, नाहर राय, ऐसे ही महदहा प्रतापगढ़ में ही है, और दमदमा के बारे में बात करें। ये महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, जिनसे मुझे मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेखहिया से कहा जाता है कि यहाँ पर 17 कंकाल प्राप्त हैं, और जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, क्योंकि मध्य पाषाण काल के साथ में उपकरण भी हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। चूपनी मांडा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से मृदभांड हाथ से बनाए जाने के मृदभांड का सबसे पूरे एशिया का प्राचीनतम प्रमाण मुझे चौपानी मांडा से प्राप्त होता है। और मृदभांड का मतलब मिट्टी का जो बर्तन प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोग कहीं न कहीं कृषि को महत्व देने लगे हैं, क्योंकि जब कृषि होती है तो कहीं न कहीं उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ पात्र की ज़रूरत पड़ती है। और आज भी देखते हैं, क्योंकि हमें खाने के लिए ज़रूरत होती है, अगली बार उसी बीज को बोने के लिए ज़रूरत होती है, सुरक्षित रखने के लिए होती है, तो कहीं न कहीं पात्र की ज़रूरत लोग महसूस करने लगे हैं। और अब धीरे धीरे तो बातें भी कृषि की तरफ आ रही हैं, जहाँ कृषि नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। और हम देख रहे थे कि मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण प्राप्त हो रहा था प्राचीनतम, और लोग उसे नवपाषाण काल के संदर्भ में रख रहे थे। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लहुरा देव नामक स्थल प्राप्त हुआ है, और यहाँ से लोग विद्वान बता रहे हैं कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की प्राचीनता जा रही है, और उसमें चावल के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर ऐसा देख रहे हैं तो वह स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित हो सकता है। लेकिन विद्वान अभी भी इस चीज़ को मान रहे हैं। हालांकि एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि अब कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो उत्तर होगा आपका लहुरा देव। लेकिन एक तथाकथित तरीके से हम देखें, चौपानी मांडा का यह मृदभांड इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं इस काल के लोग कृषि की तरफ अब जा रहे हैं, पशुपालन के साथ साथ किसकी तरफ, कृषि की तरफ जा रहे हैं। तो चौपानी मांडा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे मृदभांड की प्राचीनता के बारे में बात की जाए, हाथ से बने मृदभांडों की बात की जाए, तो चौपानी मांडा, जबकि चाक से निर्मित मृदभांड नवपाषाण काल से संबंधित है। अभी हम नवपाषाण काल में आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो चौपानी मांडा का संबंध यही इलाहाबाद ही पर क्षेत्र से आता है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं हम सराय नाहर राय। सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ में पलता है, और महदहा और दमदमा यहाँ की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। जैसे सामान्य विशेषताओं का यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे गड्ढे मिले हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ के लोग उस गड्ढे में कुछ लकड़ी वगैरह लगा करके और कुछ घास फूस बना करके आच्छादित कर करके रहने के लिए अपना निवास बनाए हों। और यही नहीं, इन स्थलों से देखा जाए तो बड़े पैमाने पर समाधियाँ मिली हुई हैं, कब्रें मिली हुई हैं। और यही नहीं, कब्र का प्राचीनतम प्रमाण भी ये प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावा चूल्हा मिले हुए हैं, और चूल्हा सामूहिक मिले हुए हैं, एक साथ चूल्हे मिले हुए हैं। और एक साथ चूल्हे इस बात को दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं सामूहिक जीवन पद्धति की शुरुआत हो गई है। और एक खास बात और भी बता दें कि यहाँ के जो कब्र हैं वहाँ पर कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, रखे गए हैं। ऐसा लगता है कि दफनाने के बाद यहाँ के लोगों की मानसिकता थी कि लोग मरने के बाद यात्रा करते हैं। हालांकि ये परंपराएं आज तक भी है, और आप देखते हैं श्राद्ध वगैरह में लोग यहाँ पर चीज़ों को
दान देते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पितरों को मिल रहा है। तो इसी प्रकार की धारणा हमें पारलौकिक जीवन के संदर्भ में सराय नहर, महदहा और दमदमा से देखने को मिलती है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चूल्हे बताते हैं कि यहाँ के लोग सामूहिक जीवन पद्धति की शुरुआत कर दिए थे। कहीं न कहीं इनके जो गड्ढे हैं वो बताते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर लोग रहने लगे थे। और साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ के कब्रें ये बताते हैं कि लोग अपने पूर्वजों को दफनाने लगे थे। निएंडरथल के बारे में हम लोग उस पर बात भी किए हैं। और साथ में सराय नहर, महदहा, दमदमा के संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ की अपनी खास विशेषताएं हैं जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती हैं। तो जैसे सराय नहर राय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। खास विशेषता है कि यहाँ पर एक कब्र है और उस कब्र में 4 लोग दफनाए गए हैं। कितने लोग दफनाए गए हैं? दफनाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। एक कब्र है जिसमें कितने लोग दफनाए गए हैं? 4 लोग दफनाए गए हैं। ये सराय नहर राय के बारे में बात हो रही है। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देख रहे हैं एक कब्र है और कब्र में मतलब जो अस्थि पंजर है उसमें बाण के निशान, ऐसा लगता है कि मतलब युद्ध का संकेतक है। तो यहाँ एक कब्र प्राप्त है में तीर लगा हुआ व्यक्ति दफनाया गया है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ से देख रहे हैं चूल्हे का प्रमाण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कब्र में 4 लोग दफनाए जाने का प्रमाण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सराय नहर राय के संदर्भ में, और इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट सराय नहर के बाद हम महदहा की तरफ चलते हैं। महदहा भी प्रतापगढ़ में ही है और यहाँ की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर 2 युगल समाधियाँ मिली हुई हैं। दो युगल समाधियाँ पूछा जा सकता है। इस प्रकार से हमें आगे हड़प्पा काल में युगल समाधियाँ मिलेंगी, लेकिन ये सती प्रथा को नहीं दर्शा रहा है। ये इसके पीछे क्योंकि इसका लिंग परीक्षण नहीं हो पाया है तो इसलिए बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह है कि 2 युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? महदहा से प्राप्त हुई हैं। क्योंकि एक स्थान यहाँ का कब्रिस्तान था, एक संकुल क्षेत्र था और एक बूचड़ खाना, बूचड़ स्लाटर हाउस का प्रमाण भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदहा से प्राप्त हुआ है। तो इस बात का ध्यान, और अक्सर देखते हैं हड्डियाँ हमें बड़े पैमाने पर मिलती है और शायद जो भी रहा याद करने के लिए आप जान लीजिए कि हड्डी के सर्वाधिक उपकरण इन स्थानों से कहीं पर प्राप्त हुए हैं। तो कौन है? महदहा से है। तो सर्वाधिक हड्डी के उपकरण स्लाटर हाउस होने के कारण ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो महदहा के बारे में आप देख लीजिएगा, 2 युगल, बूचड़ खाना और सर्वाधिक हड्डी के उपकरण। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल था। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं दमदमा के बारे में। दमदमा के बारे में, दमदमा बड़ा ही, ये भी प्रश्न है, बार बार इससे प्रश्न आते हैं। ये भी पाषाण काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है। और दमदमा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से एक कब्र प्राप्त है जिनमें 3 लोग दफनाए गए हैं और दूसरा यहाँ से 5 युगल समाधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि 5 युगल समाधियाँ कहाँ से मिलती हैं? दमदमा से। और एक कब्र में 3 लोग दफनाए जाने का प्रमाण भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो
यहाँ पर हम देख रहे हैं दमदमा, और ये है कहाँ? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रतापगढ़ के बारे में हमें ध्यान रखना है, तो कि प्रतापगढ़ कहाँ पर है और जहाँ से सरायनहर, दमदमा और महदहा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इनका सबका संबंध कहाँ से है? इनका सबका संबंध मध्यपाषाण काल से है। ये मध्यपाषाण काल के बड़े महत्वपूर्ण साइट हैं और इनसे आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी हमें देखना है। तो यहाँ पर हम दमदमा, महदहा और सरायनहर के बारे में हम लोगों ने क्या किया? बात किया। आगे हम लोग देख रहे हैं, बात करें तो बिहार से राजगीर क्षेत्र है जहाँ से ये प्राप्त है। इसी प्रकार से अगर हम बिहार के बाद उड़ीसा की बात करें तो बात है जैसे वाणगढ़, ठीक है ना, शिशुपालगढ़, पालगढ़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, नागार्जुनी, कोंडा, रेणुगुंटा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम कर्नाटक की बात करें, तो कर्नाटक में एक स्थल है संगन कल्लू, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके बारे में हम लोग जैसे बात कर सकते हैं। जैसे कुछ झरिया, एक याद आ रहा है, झारखंड में एक स्थान है, झारखंड में कूच झरिया। तो ये स्थल हैं कुछ जो आपसे मिलान करने के लिए पूछे जा सकते हैं। संगन कल्लू का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से बाणगढ़ का संबंध किससे है? उड़ीसा से। नागार्जुनी कोंडा का आंध्र प्रदेश से। रेणुगुंटा का आंध्र प्रदेश से। कूच झरिया का संबंध किससे है? झारखंड से। और राजगीर का संबंध किससे है? बिहार से है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे वो पूछे जा रहे हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये मिलान करने वाले प्रश्न आ सकते हैं। अब थोड़ी सी बात आपसे हो जाती है, जैसे मध्यपाषाण काल के बारे में कुछ सामान्य बातें देखें तो हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन के बाद एक बात तो निश्चित है कि इस काल के जो लोग थे वो छोटी छोटी पहाड़ी और पहाड़ियों पर बनी हुई प्राकृतिक गुफाओं में रहने लगे थे। भले से यह जानकारियाँ उन्हें जैसे भी हुई हो सकता है यह जानकारी भी उनसे जानवरों से हुई हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा कि जानवर धूप और बरसात से बचने के लिए इस प्रकार के शैलाश्रयों का सहारा लेते होंगे, और शैलाश्रय को सहारा लेकर के जब वो बाहर आते होंगे तो इस काल का मनुष्य सोचता जरूर होगा कि ऐसे कैसे बच जा रहे हैं, और उनके पीछे जा कर के शायद हो सकता है उन्हीं से इस चीज़ों को सीख करके उन लोगों ने शैलाश्रय में रहना प्रारंभ किया। क्योंकि आप भीमबेटका, लिखैया जैसे कई महत्वपूर्ण शैलाश्रय हैं जो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि मध्यपाषाण काल के लोग शैलाश्रय में रहना प्रारंभ कर दिए थे। दूसरी बात यह आ रही है कि इस काल के लोग का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से ये बातें पता चल रही हैं। तीसरे तरीके से अगर आप देखें कि इस काल के लोग कहीं न कहीं समाधान पद्धति से परिचित हो गए थे, और समाधान पद्धति से परिचित ही नहीं थे बल्कि एक कर्मकांड के तहत सबों को पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व की तरफ दफनाना होता था, और ये अनुष्ठानिक क्रिया से इनका संबंध है। जैसे लग रहा है कि वास्तव में ये अनुष्ठानिक क्रिया से धीरे धीरे परिचित हो गए थे। आगे अगर हम देखें तो इन्हीं कब्रों में से मुझे कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं,
जो सीधे सीधे पारलौकिक जीवन के बारे में बताते हैं, और ऐसा लगता है कि इस काल के लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करने लगे थे। अगर यही नहीं, अगर हम चित्रकारी के संदर्भ में देखा जाए तो इस काल के जो लोग थे उनके मनोरंजन का साधन जहाँ पर शिकार था, जहाँ नृत्य था, जहाँ संगीत था, वहीं चित्रकारी भी थी, और जिसका प्रमाण मुझे भीमबेटका से देखने को मिलता है। भीमबेटका से पारिवारिक जीवन का दृश्य भी हमें सामने नज़र आता है। यही नहीं, जब हम सरायनहर, दमदमा और महदाह के बारे में बात करते हैं तो हमें सामूहिक जीवन पद्धति का प्रमाण भी प्राप्त होता है। और ख़ास बात यह बता दें कि यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, और बड़े पैमाने पर लोग मांसाहार भी किया करते थे। और ये क्या है कि यहाँ के लोग थोड़ी सी तरक्की पहले की तुलना में कर लिए। पहले के लोग पूर्णतः शिकार पर आधारित थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने शिकार के साथ साथ पशुपालन पर भी जोड़ दिया। पशु इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जहाँ मदद करते थे, वहीं आपातकाल में कहीं न कहीं इनके भोजन भी बनते थे, और जो इनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे उनकी आवश्यकताएं हों, ये लगातार उनको उनके विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। तो बहुत जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जिस पर हम नवपाषाण काल पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।